हेलो, वेलकम टू द सुमो बायोलॉजी। चलिए PBR322 के बारे में हम लोग देखें, इंपॉर्टेंट है और इस बार आपको इससे क्वेश्चन मिलने जा रहा है। PBR322 वेक्टर क्या है? प्लाज्मिड है, ये सिंथेटिक प्लाज्मिड है। फॉर एग्जांपल, यू कैन लाइगेट अ फॉरेन DNA एट द BAM H1 साइट ऑफ द टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन इन द वेक्टर PBR322। तो NCERT की लाइनें उठाई हैं, 20 में से आगे आई है। PBR322 के बारे में बोल रहा है। PBR322 में आप BAM H1 साइट पे अगर हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस BAM H1 बैसिलस अमाइलोलिक्विफेसियन H1 BAM H1 को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसको यहाँ से कट लगा देगा। उसकी रिकॉग्निशन साइट कहाँ पे है? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन वाली सीक्वेंस में है। द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड विल लूज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड कि जब आपने उसमें एलियन पीस ऑफ DNA इंट्रोड्यूस कर दिया, अपना डिजायर्ड जीन इंट्रोड्यूस कर दिया, वो कहलाएगा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। अब रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड जब ये बन जाएगा तब इसका जो है वो क्वालिटी चली जाएगी। कौन सी? इसकी क्वालिटी चली जाएगी हमारी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन वाली क्वालिटी इसकी चली गई, क्योंकि आपने डिज़ायर्ड जीन इंट्रोड्यूस कर दिया किस साइट पे? BAM H1 को इस्तेमाल करते हुए टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस सीक्वेंस वाले में आपने इंट्रोड्यूस कर दिया अपना एलियन पीस ऑफ DNA। ठीक है जी। द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड विल लूज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस ड्यू टू इंसर्शन ऑफ फॉरेन DNA बट कैन स्टिल बी सिलेक्टेड आउट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट वन बाय प्लेटिंग ट्रांसफॉर्मेंट ऑन एम्पिसलीन कंटेनिंग जीन। लेकिन अभी भी हम इसको पहचान पाएंगे। हमने इस पर इंट्रोड्यूस तो कर दिया, ट्रांसफॉर्मेंट तो कर दिया, इसको हमने बदल दिया रिकॉम्बिनेंट में। लेकिन अब आप रिकॉम्बिनेंट को और प्लाज्मिड को जो शुरू में है, उन दोनों को कैसे पहचानेंगे? भाई वेक्टर जो हमारा था, रिकॉम्बिनेंट क्या कहलाता है? रिकॉम्बिनेंट कहलाता है वेक्टर प्लस डिजायर्ड DNA, जिसमें आपने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट उसमें लाइगेट कर दिया, वो कहलाएगा रिकॉम्बिनेंट। अब बात ये हो रही है रिकॉम्बिनेंट को हम वेक्टर से कैसे पहचानेंगे? ये वाली तो चली गई उसकी क्वालिटी, ये तो क्वालिटी है। तो एम्पिसलीन कंटेनिंग मीडियम पे अगर हम रिकॉम्बिनेंट को ग्रो कराएंगे और वेक्टर को ग्रो कराएंगे तो वेक्टर ग्रो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वेक्टर ग्रो हो जाएगा एम्पिसलीन पे, वेक्टर ग्रो हो जाएगा एम्पिसलीन पे, रिकॉम्बिनेंट भी ग्रो हो जाएगा एम्पिसलीन पे, लेकिन टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम पे ये दोनों ही ग्रो नहीं हो पाएंगे। तो बात हो रही है कि हम कैसे पहचानेंगे रिकॉम्बिनेंट को, ट्रांसफॉर्मेंट को कैसे पहचानेंगे। उसके लिए वो कह रहा है आपसे द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड विल लूज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस तो चला गया, बट स्टिल कैन बी सिलेक्टेड आउट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट। लेकिन ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को हम नॉन रिकॉम्बिनेंट से पहचान लेंगे बाय प्लेटिंग द ट्रांसफॉर्मेंट ऑन एम्पिसलीन कंटेनिंग मीडियम। एम्पिसलीन कंटेनिंग मीडियम पे जब हम उसको ग्रो कराएंगे तो एम्पिसलीन कंटेनिंग मीडियम पे ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को आप पहचान लेंगे। ट्रांसफॉर्मेंट सेल जिसने इसको ले लिया है वो तो ग्रो कर जाएगी एम्पिसलीन कंटेनिंग मीडियम पे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल ग्रो नहीं कर पाएगी। सिलेक्ट आउट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट वंस बाय प्लेटिंग द ट्रांसफॉर्मेंट ऑन द एम्पिसलीन कंटेनिंग मीडियम। देखिए 4 टर्म आए हैं, नॉन रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। बात हो रही है रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बन गया जब उसने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन को आपने डिस्टर्ब कर दिया है, वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया अपना फॉरेन DNA या एलियन पीस ऑफ DNA या डिजायर्ड DNA। ठीक है, बट कैन स्टिल बी सिलेक्टेड आउट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट। लेकिन इतना होने के बाद भी नॉन रिकॉम्बिनेंट को हम लोग सिलेक्ट कर पाएंगे, रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट को अलग कर पाएंगे बाय प्लेटिंग द ट्रांसफॉर्मेंट ऑन एम्पिसलीन कंटेनिंग मीडियम। एम्पिसलीन कंटेनिंग मीडियम पे जब आप ट्रांसफॉर्मेंट क्या है? जिसने या तो वेक्टर ले लिया या तो ले लिया क्या? रिकॉम्बिनेंट DNA। एम्पिसलीन कंटेनिंग मीडियम पे वही वही सर्वाइव कर पाएगी सेल जो ट्रांसफॉर्म्ड हो गई है। नॉर्मल सेल नहीं सर्वाइव कर पाएगी, क्योंकि नॉर्मल सेल में एम्पिसलीन रेजिस्टेंस जीन नहीं है, क्वालिटी नहीं है, नॉर्मल सेल नहीं कर पाएगी। ई कोलाई की वो सेल, बैक्टीरिया की वो सेल वहाँ पे ग्रो कर पाएगी जो ट्रांसफॉर्म्ड हो गई है। तो ट्रांसफॉर्म्ड होने में उसने प्योर वेक्टर ले लिया अंदर अपने, या उसने rDNA ले लिया। ट्रांसफॉर्म तो हो गई, अब हमें पता लगाना है कि ट्रांसफॉर्म किससे हुई है। अब बात ये आएगी, तो पहले तो हमने ये पता लगा लिया, रिकॉम्बिनेंट को पहचान लिया कि ट्रांसफॉर्म हुई है कि नहीं हुई है। अब देखिए क्या कह रहा,
द ट्रांसफॉर्मेंट ग्रोइंग ऑन एम्पिसलीन, ट्रांसफॉर्मेंट तो एम्पिसलीन पे ग्रो कर ही रहा, मीडियम आर देन ट्रांसफर टू द मीडियम कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। अब आपने टेट्रासाइक्लिन पे ग्रो कराया तो टेट्रासाइक्लिन पे वही वाली ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो करेगी, जो ट्रांसफॉर्मेंट वही वाली ग्रो करेगी जो वेक्टर से ट्रांसफॉर्म्ड हुई है। जो rDNA से ट्रांसफॉर्म्ड हुई है वो ग्रो नहीं करेगी। द रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो इन एम्पिसलीन कंटेनिंग मीडियम, रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो, जो रिकॉम्बिनेंट से ट्रांसफॉर्म्ड हुई है वो ग्रो कर जाएगी एम्पिसलीन पे मीडियम, बट नॉट ऑन द कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन, लेकिन टेट्रासाइक्लिन पे ग्रो नहीं कर रही। बट नॉन रिकॉम्बिनेंट, लेकिन वो सेल जो ट्रांसफॉर्म्ड हुई है नॉन रिकॉम्बिनेंट से वेक्टर से, वो टेट्रासाइक्लिन पे भी ग्रो कर जाएगी एम्पिसलीन के अलावा, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन जीन उसका इंटैक्ट है। अब आप देखिए यहाँ समझिए आप, ये है हमारी बैक्टीरियल सेल। इसका जब हम कल्चर बनाते हैं तो मीडियम पे कल्चर बनाया तो ये बैक्टीरियल सेल की कॉलोनी आपको दिखाई दी, 3 ये हैं 4-5 कॉलोनी, ठीक है। अब आपने क्या किया, इनके अंदर इंट्रोड्यूस कराना चाहा rDNA, तो उनके अंदर rDNA इंट्रोड्यूस हुआ है, rDNA इंट्रोड्यूस हुआ है कि वेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है, ट्रांसफॉर्म्ड हो गई। जब ये बैक्टीरियल सेल जब टेकन इन कर लेगी, दिस बैक्टीरियल सेल टेकन इन फॉरेन DNA, तो इसने या तो प्लाज्मिड को अपने अंदर समाहित कर लिया है, वेक्टर को, और या इसने rDNA को। rDNA क्या होता है अभी आपको बताया था, rDNA वो है जिसमें डिज़ायर्ड हमारा एलियन पीस ऑफ DNA है, ये rDNA हो गया। ये बैक्टीरियल सेल थी नॉर्मल, या तो इसने इसको ले लिया वेक्टर को, भाई आप इनक्यूबेट करेंगे उसको वेक्टर के साथ, या rDNA को, ये rDNA है, तो जब इसने फॉरेन जीन ले लिया, ये क्या हो गई, ट्रांसफॉर्म्ड हो गई, ये ट्रांसफॉर्म्ड हो गई जीन लेने के बाद। अब ये ट्रांसफॉर्म्ड वेक्टर से हुई है कि rDNA से, हम किससे चाहते हैं किससे हुई हो, हम चाहते हैं rDNA से हुई हो। इसने rDNA को अपने अंदर लिया हो, क्योंकि rDNA वेक्टर से जब आपने लाइगेट कर दिया अपना फॉरेन, अपना एलियन DNA या अपना डिज़ायर्ड DNA, वो है rDNA। अब आपने इनक्यूबेट किया उसको, वेक्टर या rDNA आपको पता ही नहीं है कि वो वेक्टर है कि rDNA, उसने अपने अंदर बाहर से DNA ले लिया तो ट्रांसफॉर्म्ड हो गई। ट्रांसफॉर्म्ड वेक्टर से हुई है या rDNA से, तो सबसे पहले आपने ये जो वेक्टर था हमारा, हमने किस जीन को डिस्टर्ब किया था, टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसलीन वाले को नहीं छेड़ा था, तो यहाँ पे आपने इंट्रोड्यूस कर दिया है फॉरेन DNA। अब जब आप इसको ग्रो कराओगे टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम पे, तो नॉर्मल सेल तो ग्रो नहीं करेगी। मानिए आपने कल्चर फॉर्मेशन किया, एक और ले ली प्लेट, अपनी पेट्री डिश ले ली, उसमें आपने मीडियम में डाल दिया क्या, टेट्रासाइक्लिन, और टेट्रासाइक्लिन पे ग्रो कराया, तो टेट्रासाइक्लिन वाले पे वही ग्रो करेंगी जो कि ट्रांसफॉर्म्ड हो गई हैं। टेट्रासाइक्लिन वाले पे वही ग्रो करेंगी, सॉरी टेट्रासाइक्लिन नहीं, एम्पिसलीन, पहले आपने एम्पिसलीन पे ग्रो कराया, एम्पिसलीन पे ग्रो कराएंगे, एम्पिसलीन पे वही ग्रो करेंगे जिन्होंने बाहर से इसको या इसको ले लिया। अभी तो हम ये देख रहे हैं कि बाहर से लिया कि नहीं लिया, ट्रांसफॉर्म्ड हुई है कि नहीं हुई है। अगला कदम है हमारा कि ट्रांसफॉर्म्ड रिकॉम्बिनेंट से हुई है कि नॉन रिकॉम्बिनेंट से हुई है। पहले तो हम यही देखेंगे ट्रांसफॉर्म्ड हुई है कि नहीं हुई है। तो जो सेल ट्रांसफॉर्म्ड हो गई वो एम्पिसलीन कंटेनिंग मीडियम पे भी ग्रो कर जाएंगी, एम्पिसलीन कंटेनिंग मीडियम पे भी ग्रो कर गई। तो यहाँ पे 5 कॉलोनी थी, अब पता लगा 3 ही बची, 2 कॉलोनी उसकी यहाँ पे रेप्लिका प्लेट पे नहीं बनी। ये मास्टर प्लेट है, ये रेप्लिका प्लेट है, तो रेप्लिका प्लेट पे 2 कॉलोनी इसलिए नहीं बनी क्योंकि वो ट्रांसफॉर्म नहीं हुई थी। अब 3 ये कॉलोनी बन गई आपकी। अब हम ये जानना चाहते हैं इनमें जो बैक्टीरिया है इन कॉलोनी में वो ट्रांसफॉर्म जो हुआ है, उसने बाहर से DNA ले लिया, वेक्टर ले लिया कि rDNA। अब हम उसको फिर से ग्रो कराएंगे। अब किस पे ग्रो कराएंगे, अब हम कराएंगे टेट्रासाइक्लिन पे। तो टेट्रासाइक्लिन पे वही ग्रो होगी जो ट्रांसफॉर्म हुई है। पहले तो आपने उसको अलग कर लिया, ये 2 कॉलोनी अलग हो गई जो ट्रांसफॉर्म्ड ही नहीं हुई, वो मतलब की नहीं है। ये 3 कॉलोनी हमारे मतलब की हैं। अब इन 3 कॉलोनी में भी मेन मतलब हमारा उससे है जो कॉलोनी rDNA से ट्रांसफॉर्म्ड हुई है। अब आपने जब इसको, हमने टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग रेजिस्टेंस, टेट्रासाइक्लिन पे ग्रो कराया, पहले एम्पिसलीन पे कराया था, एम्पिसलीन कंटेनिंग मीडियम पे। अब हमने टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम पे ग्रो कराया। तो मानिए यही कॉलोनी, ये 2 कॉलोनी बच गई, ये कॉलोनी उड़ गई, नहीं आ पाई, तो ये कॉलोनी ही हमारे काम की है।
यही कॉलोनी हमारे काम की है, क्योंकि ये कॉलोनी, इसका मतलब है आरडीएनए से मॉडिफाई हुई है, ट्रांसफॉर्म्ड हुई है, तभी वो एम्पिसलीन वाले मीडियम पे तो ग्रो कर गई, लेकिन टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम पे ग्रो इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि उसका टेट्रासाइक्लिन वाला जीन हमने डिस्टर्ब कर दिया। ये है कहानी। समझ में आ गई बात? फिर से समझ लीजिए, 2 मिनट लूँगा आपके। पहले आपने कल्चर फॉर्मेशन किया बैक्टीरिया की, ये 5 कॉलोनी बनी। अगला आपने उसको ग्रो कराया है एम्पिसलीन कंटेनिंग मीडियम पे। एम्पिसलीन कंटेनिंग मीडियम पे वही ये बैक्टीरिया कॉलोनी में से ग्रो होंगे जो ट्रांसफॉर्म्ड हो गए, जिन्होंने बाहर से डीएनए ले लिया। 2 उड़ गए, 4 आ गए, 2 उड़ गए, तो ये तो ट्रांसफॉर्म्ड ही नहीं हुए थे हमारे किसी में। अब ये जो 4 जो ट्रांसफॉर्म्ड हो गए, अब हम जानना चाहते हैं कि कौन है जो आरडीएनए से ट्रांसफॉर्म्ड हुआ है और कौन है जो नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर से ट्रांसफॉर्म्ड हुआ है, जो वेक्टर प्योर वेक्टर ले लिया है जिसने। अब आपने किस पे ग्रो कराया? टेट्रासाइक्लिन पे। तो जो कॉलोनी इन 4 में से 2 आई, 2 उड़ गई, ये 2 उड़ गई। तो यही 2 हमारे काम की हैं, क्योंकि ये 2 ट्रांसफॉर्म्ड हुई हैं आरडीएनए से। आरडीएनए वेक्टर अलॉन्ग विद डिजायर्ड डीएनए, क्योंकि उसका टेट्रासाइक्लिन वाला रेजिस्टेंस वाला गुण चला गया था, वो टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम पे ग्रो नहीं हो पाई। फिर हम उसके मास्टर प्लेट पे जो बैक्टीरिया था, उस बैक्टीरिया का हम कल्चर फॉर्मेशन कर लेंगे, उस बैक्टीरिया से हम अपना डिज़ायर्ड प्रोडक्ट ले लेंगे। ये है कहानी। समझ में आई नहीं आई तो कल दिन में 2 घंटे धूप में बैठना, उसके बाद मिलना हमसे। आगे चलता हूँ। इन दिस केस 1 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हेल्प इन द सिलेक्टिंग द ट्रांसफॉर्मेंट। इस केस में एक जीन है जो ट्रांसफॉर्मेंट को सिलेक्ट करने में हेल्प कर रहा है, वो जीन जिसको हमने डिस्टर्ब नहीं किया, वो जीन ट्रांसफॉर्मेंट को सिलेक्ट करने में हेल्प करता है। वेयर एज अदर जीन हमें किसको हेल्प करता है? रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट। नॉन रिकॉम्बिनेंट और रिकॉम्बिनेंट के लिए वो जीन जिसको हमने डिस्टर्ब किया है, जिसकी साइड पे हमने इंट्रोड्यूस किया है एलियन डीएनए, वो नॉन रिकॉम्बिनेंट और रिकॉम्बिनेंट में भेदभाव करने में सहायता कर देगा। तो एक जीन यहाँ पे एम्पिसलीन जीन हेल्प कर रहा है हमें, क्योंकि हमने टेट्रासाइक्लिन को टारगेट किया था। तो एम्पिसलीन जीन जो है वो आपको हेल्प कर रहा है किसमें पहचानने में? ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। और दूसरा जीन रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को पहचानने में हेल्प कर रहा है। अभी इधर आगे चलिए। In this case, 1 antibiotic resistance genes help in the selecting the transformant, whereas the other antibiotic resistance gene gets inactivated due to insertion of alien DNA. एक जीन आपको हेल्प कर रहा है ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को पहचानने में। एक जीन जिसको आपने उड़ा दिया, जिसको आपने नष्ट भ्रष्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि आपने वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया अपना एलियन पीस ऑफ डीएनए, वो इनएक्टिवेट हो गया। क्योंकि वो इनएक्टिवेट हो गया इसलिए इसको हम इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कहते हैं। हेल्प इन सिलेक्शन इनएक्टिवेटेड ड्यू टू द इंसर्शन ऑफ एलियन डीएनए एंड हेल्प इन सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट। सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक इज अ cumbersome procedure because it requires simultaneously plating of 2 different antibiotic। कह रहा है ये अपने आप में एक बहुत बोझिल, बहुत बेकार और बहुत थकान उबाऊ वाला प्रोसीजर है, क्योंकि जब आप कल्चर फॉर्मेशन करते हो आपको एट अ टाइम 2 कल्चर मीडियम पे अलग अलग, एक एम्पिसलीन कंटेनिंग, एक टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग, 2 जगह आपको प्लेटिंग करनी पड़ रही है, 2 जगह आपको बैक्टीरिया की कॉलोनी बनानी पड़ रही है। तो ये थोड़ा इसलिए मुश्किल है या थोड़ा बेकार है प्रोसेस। तो हम क्या करें? देयरफॉर अल्टरनेटिव सिलेक्टिव मार्कर हैव बीन डेवलप्ड। इसके लिए अब हम लोगों ने रास्ता सोचा कि दूसरा कोई मार्कर जिससे हम पहचान सकें नॉन रिकॉम्बिनेंट रिकॉम्बिनेंट को, विच डिफ्रेंशिएट रिकॉम्बिनेंट्स फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस कलर इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। इस बेसिस के आधार पे कि वो क्रोमोजेनिक सब्सटेंस कलर्ड मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट वो कलर प्रोड्यूस करते हैं, देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस कलर इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। ऐसा सबस्ट्रेट, ऐसा पदार्थ जो क्रोमोजेनिक नेचर का है, क्रोम कलर जनरेटिंग है। इन दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इंसर्टेड विद इन द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ एन एंजाइम अल्फा ग्लैक्टोसाइडेज। इसमें हम लोग क्या करेंगे? बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम बनाने वाला जो जीन है उस जीन में इंट्रोड्यूस करेंगे अपना डिजायर्ड डीएनए। दिस रिजल्ट इनटू द एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बनेगा नहीं, इसको इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कहते हैं। तो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम बनेगा नहीं, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट की प्रेजेंस में कलर आएगा नहीं। द प्रेजेंस ऑफ अ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट गिव्स ब्लू कलर colony if the plasmid in the bacteria does not contain an insert. Presence of an insert result into
insertional inactivation of beta galactosidase and the colonies do not produce any color. These are identified as recombinant colony. तो कॉलोनी आपने बना ली बैक्टीरिया की, कॉलोनी बनाने के बाद अगर कलर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि उसका ये जीन आपने डिस्टर्ब हो रखा है, ये रिकॉम्बिनेंट से मॉडिफाई हुई है, क्योंकि हम बीटा ग्लैक्टोसाइडेज जीन जहाँ पे है उस सीक्वेंस को टारगेट कर रहे हैं, हम वहाँ पे अपना एलियन पीस ऑफ डीएनए इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। अगर तो एलियन पीस ऑफ डीएनए इंट्रोड्यूस हो गया वहाँ पे जहाँ पे सीक्वेंस है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज की, वो जीन काम करना बंद कर देगा, जीन काम करना बंद कर देगा, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बनेगा नहीं, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज अगर बनेगा नहीं तो कलर आएगा नहीं, और अगर कलर आ रहा है इसका मतलब है कि आप जो चीज़ पतंग के साथ डोर बांध के भेजना चाहते थे तो पतंग के साथ डोर नहीं बंधी, वेक्टर के साथ लाइगेट नहीं हुआ है हमारा डिजायर्ड डीएनए, वेक्टर के साथ लाइगेट नहीं हुआ तभी वो जीन एक्टिव बना रहा, जीन एक्टिव बना रहा तो जीन ने अपना बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बनाया, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बनाया तो कलरफुल कॉलोनी बन गई। दीज आर आइडेंटिफाइड एज नॉन रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी, कलरफुल कॉलोनी, नॉन रिकॉम्बिनेंट कलरलेस कॉलोनी, रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी। ठीक है जी। अब ये देखिए फिर से यहाँ पे समझिए, ये आपने बैक्टीरिया मास्टर प्लेट बनाई तो ये आपकी मास्टर प्लेट में 3-4 तरह के आपके कॉलोनीज बन गई। नॉन रिकॉम्बिनेंट, नॉन ट्रांसफॉर्म्ड, ये नॉन ट्रांसफॉर्म्ड कॉलोनी है, ट्रांसफॉर्म जब आपने मास्टर प्लेट पे उसको बनाने के बाद ट्रांसफ़र किया किस पे, पहले तो आपने उस पर ट्रांसफ़र किया है अपना एम्पीसलीन पे, तो एम्पीसलीन पे ये वाली नॉन ट्रांसफॉर्मेंट नहीं ग्रो करेगी, ये ग्रो कर गई एम्पीसलीन पे, रिकॉम्बिनेंट जो ट्रांसफॉर्म्ड हो गई है, भले वो रिकॉम्बिनेंट से हो गई है भले वो वेक्टर से हो गई। अब हम उसको ग्रो कराएंगे फिर से किस पे, टेट्रासाइक्लिन पे। टेट्रासाइक्लिन पे कौन सी ग्रो हो जाएगी, वो जो वेक्टर से बनी है नॉन रिकॉम्बिनेंट वाली, जो ट्रांसफॉर्म्ड हुई है नॉन रिकॉम्बिनेंट से, वो ग्रो हो जाएगी और ये वाली गायब हो जाएगी। जो गायब हो गई हमारे लिए वही काम की है। आगे बात समझ में, तो 2 बार आप प्लेटिंग कराएंगे, एक बार प्लेटिंग आप करा रहे हैं एम्पीसलीन पे, तो एम्पीसलीन पे केवल वही कॉलोनी ग्रो होगी जो ट्रांसफॉर्म्ड हो गई है, नॉन ट्रांसफॉर्म नहीं ग्रो होगी। अब ट्रांसफॉर्म में ये 2 आ गई आपके पास, अब ये ट्रांसफॉर्म में ये जो 2 आ गई, हम ये जानना चाहते हैं कि कौन सी रिकॉम्बिनेंट से ट्रांसफॉर्म हुई है, कौन सी नॉन रिकॉम्बिनेंट से। तो अब जब आप उसको टेट्रासाइक्लिन पे ग्रो कराएंगे कॉलोनी को, तो टेट्रासाइक्लिन पे नॉन रिकॉम्बिनेंट वाली ग्रो कर जाएगी, रिकॉम्बिनेंट वाली ग्रो नहीं कर पाएगी, क्योंकि नॉन रिकॉम्बिनेंट में वो टेट्रासाइक्लिन जीन इंटैक्ट है। ये है प्लेटिंग का प्रोसीजर। अब आइए PBr322 के बारे में कुछ 2-4 बातें जान लीजिए जो आपसे। PBr322 बना कब, 1977 में बना है, और इसमें 8 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के 8 के लिए अलग अलग, हर एक के लिए एक, EcoR1 के लिए एक, HIND3 के लिए एक, BAM-H1 के लिए एक। इसके अलावा आपके किस किस के मिल रहे हैं, BAM साल का मिल रहा है, साल 1 के लिए मिल रहा, और आपको यहाँ पे मिल रहा प्रोविडेंशिया स्टुर्टी 1 और प्रोटियस वल्गैरिस 1, यहाँ पे आपको मिल रहा प्रोटियस वल्गैरिस 2। तो टोटल 8 मिल रहे हैं आपको रिकॉग्निशन साइट, हर एक के लिए एक। 1 ORI, एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मिल रहा है जहाँ से रेप्लिकेशन की शुरुआत होगी, एंड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, एम्पीसलीन और टेट्रासाइक्लिन। रोप प्रोटीन फॉर रेप्लिकेशन, प्रोटीन ऑफ रेप्लिकेशन के लिए भी एंजाइम मतलब यहाँ पे जीन है। ये देखिए आपकी बुक में नहीं दे रखा है, इसको याद रखिएगा। 4361 बेस पेयर की लेंथ है इसकी, याद रख लीजिएगा। सर्कुलर है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड है, 4361 बेस पेयर से बना है, याद रख लीजिएगा। आ सकता क्वेश्चन में एक लाइन वो डाल सकता। PBr322 सिंथेटिक है, ये कृत्रिम रूप से बनाया गया। PBr322 4361 बेस पेयर की लेंथ वाला है, जिसको PBr322 बोलते हैं। PBr में P स्टैंड्स फॉर प्लाज्मिड, B एंड R बॉलीवर एंड रॉड्रिगेज, साइंटिस्ट के नाम है बॉलीवर और रॉड्रिगेज जिन्होंने इसको बनाया था। और PBr322 P स्टैंड्स फॉर प्लाज्मिड, ये प्लाज्मिड की वैरायटी का है, 322 उसका सीरियल नंबर है। 4361 बेस पेयर से बना है। द टेक्निक ऑफ इंसर्शन ऑफ डिजायर्ड जीन इनटू DNA ऑफ अ प्लाज्मिक वेक्टर इज कॉल्ड जीन स्प्लाइसिंग। अब वो टेक्निक जिसकी सहायता से हम डिजायर्ड जीन को इंट्रोड्यूस कर देते हैं वेक्टर में, उसको हम जीन स्प्लाइसिंग बोलते हैं। जीन स्प्लाइसिंग अ टर्म यूज्ड टू रेफर द प्रोसेस बाय विच DNA ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कट एंड द जीन परहैप्स द अनदर ऑर्गेनिज्म इज इंसर्टेड। तो DNA स्प्लाइसिंग क्या है? DNA स्प्लाइसिंग वो क्रिया विधि है जिसके के द्वारा हम किसी DNA पदार्थ किसी भी ऑर्गेनिज्म का कट करें और उसमें किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का जीन इंट्रोड्यूस कर दें, वो कहलाएगी आपकी स्प्लाइसिंग। तो ये हुआ आपका PBr322 के बारे में। जो आपने याद रखने वाली बातें हाईलाइट कर दी कि इसमें 8 जो है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए साइट है,
2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है जो सिलेक्टिव मार्कर की तरह काम करते हैं और जिनकी सहायता से हम नॉन रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट और ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को पहचान सकते हैं। इतना आप याद रखेंगे। प्लाज्मिड बॉलीवर रोड्रिगेज का नाम ध्यान रखेंगे, 4361 बेस पेयर से बना है, ये ध्यान रखेंगे, आपका काम फन्ने खान चलेगा। टिंग टिंग टिंग। तो मिलता हूँ आपसे ब्रेक के बाद, इससे आपको क्वेश्चन इस बार मिलेगा। टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।